ये चीज अगर ऐसी है तो ये वाली चीज कैसी है, मतलब दो सेम पॉइंट में क्या फर्क है दोनों में। तो डिफरेंस हमेशा ही कैसा होना चाहिए, आपका टैब्यूलर डिफरेंस होना चाहिए। मतलब बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अ प्रोकैरियोट सेल और यहाँ पर लिखेंगे अ यूकैरियोट सेल। अ प्रोकैरियोट सेल एंड अ यूकैरियोट सेल, जब भी हम कभी डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो भी इसका डिफाइन बनता है ये एक्चुअली है क्या, उसको लिखा जाता है डिफरेंस की फॉर्म में। जैसे प्रोकैरियोट का फर्स्ट पॉइंट लिखना है तो मैं ऐसे ही कोई भी पॉइंट अरेंज नहीं करूंगी कि जो याद आता चला गया उसको अरेंज करते चले गए, ऐसे नहीं करना आपने हमेशा फर्स्ट पॉइंट डिफाइन का पॉइंट लिखना है कि प्रोकैरियोट एक्चुअली है क्या, यूकैरियोट एक्चुअली है क्या, उसको कहते हैं डिफरेंस प्रो। प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू वर्ड का मतलब होता है एडवांस और कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब मेरी पहली डिफाइन बनेगी, जिस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो सेल प्रोकैरियोट सेल कही जाती है, और जिस सेल में एडवांस्ड न्यूक्लियस हो उस सेल को यूकैरियोट सेल कहा जाता है। तो पहले डिफाइन लिखूंगी, मतलब समझाऊंगी कि ये है क्या। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखूंगी, अ सेल हैविंग प्रिमिटिव, द प्रिमिटिव वर्ड कम्स फ्रॉम प्रो, न्यूक्लियस, nucleus word comes from karyon. A cell having primitive nucleus is called prokaryote cell. Number 1, a cell having advanced, advanced word कहाँ से आया, u, ब्रैकेट में लिख दो जिससे भी आपको मतलब समझ आया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ड प्रणव कहाँ से, कैरियन, कॉल्ड अ यूकैरियोट सेल। पॉइंट नंबर 2, प्रोकैरियोट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। ठीक है, अब मैं इसके 3 पॉइंट नहीं बनाऊंगी, बच्चे क्या करते हैं इसी के 3 पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट। मैं एक ही पॉइंट में पूरा प्रॉपर जो पॉइंट बनता है ना कि मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, उसका एग्जाम्पल एक साथ एक पॉइंट में। हमें क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी, हमें हमेशा डिफरेंस में क्वालिटी मेंटेन करनी है। आप जो भी चीज लिख रहे हो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखो, पॉइंट कम बनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सेटिस्फैक्टरी और ढंग से लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। बाउंड वर्ड का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन की कवर जिसमें है, ऐसी ऑर्गेनेलिज, जिन ऑर्गेनेलिज में कवर होता है वो वाली ऑर्गेनेलिज में एब्सेंट है और वो वाली ऑर्गेनेलिज में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज लाइक, इसी में लिख देंगे सारी चीज, अलग अलग नहीं बनाएंगे इन पॉइंट्स को। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमें अलग भी लिखना पड़ेगा, आर एब्सेंट। In this, the second point will be membrane bound organelles like mitochondria, plastid, nucleus, argus. एक प्रोकैरियोट सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसकी पहचान ही क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। अब वो तो हम यहाँ भी बता चुके प्रिमिटिव है, हम यहाँ भी बता चुके मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे हम न्यूक्लियस की सारी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत है इसकी। न्यूक्लियस
इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल लाइज विद इन साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल है कितना? सिंगल, ठीक है। इन तीन बातों को मैं एक ही लाइन में लिखूंगी, मैं इनके अलग अलग पॉइंट्स जनरेट नहीं करूंगी। अब मैं क्या लिखूं? पूरा न्यूक्लियस मेरे को एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, भाई इसका न्यूक्लियस कैसा है और इसका न्यूक्लियस कैसा है। हम इसमें लिखेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कंटेन सिंगल डीएनए, लाइज विद इन साइटोप्लाज्म, नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ आ गया? अलग पॉइंट नहीं बनाएंगे। अब मैं इसमें क्या लिखूंगी? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, well defined nucleus is absent, that is single DNA lies uncovered in the cytoplasm। देखो इस एक लाइन में सारा मतलब आ गया ना, डीएनए के साइटोप्लाज्म में है और उसके ऊपर कोई कवर प्रेजेंट नहीं है। मेनी डीएनए लाइज प्रोटेक्टली या प्रॉपरली कवर्ड that is a well-defined nucleus is present (70s और 80s में वजन का भी फर्क होता है और क्वालिटी का भी फर्क होता है। राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप, ribosomes are of 80s type. Prokaryote cells are shorter in size, yes, smaller in size, and they are bigger in size. Their lifespan is short. They have short lifespan and they have more lifespan. One more point we are going to write. प्रोकैरियोट सेल में कभी भी सेल एग्रीगेट नहीं होता, मतलब हमेशा एक ही सेल रहती है। हमारी बॉडी में जैसे सेल्स का ग्रुप बन जाता है, एक सेल का ग्रुप देखने का काम कर रहा है, एक सेल का ग्रुप सुनने का काम कर रहा है, एक सेल का ग्रुप बोलने का काम कर रहा है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स के ग्रुप बने हुए हैं सो दैट दे आर एबल टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। आपको मैंने डे 1 पे एग्जांपल दिया था कि देख आम किसने देखा? आंखों ने। चल के कौन गया देखते? पैर। खरीद के या तोड़ने के लिए डंडा किसने उठाया? हाथों ने, ठीक है। डंडे जो माली ने लगाए वो किसने खाए? कमर ने। घर पे लाए, मम्मी ने काट के दिया, खाया किसने? माउथ ने। डाइजेस्ट किसने किया? स्टमक ने। और मिला किसको? पूरी बॉडी को। आपने आंखों से देखा, क्या आपको सोचने में अभी से मेरी एग्जाम्पल देने से पहले सोचा था? देखा आंखों ने और चल के पैर गए। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि एक ऑर्गन की काम दूसरे ऑर्गन के काम से कनेक्टेड हो गया। आंखों के देखते ही पैरों ने चलना शुरू कर दिया। आपको कहीं बंदर दिख जाए, आप भागना शुरू करते हो, देखते ही पैरों ने और हाथों ने एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर दिया। दिस इज कोऑर्डिनेशन। आप समझ भी नहीं पाए और दो ऑर्गन आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर गए। हमारी बॉडी की सेल्स ग्रुप बनकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, जबकि प्रोकैरियोट सेल हमेशा कैसी रहती है? एक सिंगल सेल रहती है। इस सिंगल सेल की डेथ हो गई, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। हमारी बॉडी में 1 सेल 2 सेल 4 सेल खत्म हो जाए, हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दे ऑलवेज रिमेन सिंगल, ठीक है। ये अकेले भी रह सकते हैं, मतलब यूकैरियोट सेल के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सेल तो यूकैरियोट है, नई तरह की है, पर वो भी कैसी मिलती है? सिंगल। पर ये मल्टी सेल्युलर भी है। मल्टी मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसी सेल इकट्ठे होके एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल आर
यूनिसेल्युलर ओनली, ये कभी भी इकट्ठे ग्रुप नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट सेल अकेले भी काम कर सकती है और ग्रुप में भी काम कर सकती है। अकेले काम करती है तो हम वर्ड क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। ग्रुप में काम करती है तो मल्टीसेल्युलर। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। They can be unicellular as well as multicellular. अब एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट में एक ही एग्जाम्पल था बैक्टीरिया। मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट बोला, मैं उसके बाद आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। कभी भी डिफरेंस लिखने को आता है, डिफरेंस का मतलब होता है ये सेल इस सेल से किस तरह अलग है। आप लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल आपको ये बताता है कि ये सेल इस सेल से किस तरह अलग है? वो आपका एक पॉइंट होता है, वो आपको ये किसी तरह नहीं बता रहा कि इस सेल में फर्क क्या है। आपने फर्क बताना है। आप उसमें एग्जाम्पल अगर कोट करते हैं तो दैट इज नॉट अ जेन्युइन पॉइंट, वो आपको डिफरेंस नहीं समझा रहा होता। हमें डिफरेंस लिखना है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन आप जब भी डिफरेंसेस लिखेंगे आप एग्जाम्पल कोट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, ऑल बैक्टीरिया हैव अ प्रोकैरियोट सेल। जिससे मेरे पूरी लाइन का मतलब समझ आ जाए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को रीड ना करना पड़े। एग्जामिनर आपके पेपर को 5 मिनट में रीड करके नहीं, आपके 3 घंटे का पेपर 5 मिनट में रीड कर सकते हो, आप खुद भी नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ मेन वर्ड्स ढूंढता है, मेन वर्ड्स मिल जाते हैं मार्क्स दे देता है, मेन वर्ड्स नहीं मिलते मार्क्स हो जाते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट में द मेन वर्ड इज primitive nucleus only. The main word is advanced nucleus only. Membrane bound organelle is absent. Membrane bound organelle is present. जब भी आप आंसर लिखते हैं आपकी ये चीजें प्रॉपर अंडरलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट, well defined nucleus absent, well defined nucleus present. 70s only, 70s 80s बहुत ही समझ आ जाता है एग्जामिनर को, लाइकोसोम के बारे में बोला गया है, ठीक है। स्मॉल, बिगर, शॉर्टर लाइफ स्पैन, लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। मेन वर्ड्स अलग दिख रहे हैं आपको अलाइनमेंट, ऐसे ही डिफरेंस दिख रहे हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में फर्क क्या है? जब एक सिंगल सेल, वो कहते हैं ना शेर अकेला ही होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, ऐसी सेल को कैसी सेल कहा जाता है? यूनिसेल्युलर। खाना भी खुद बना रही है, खाने में से एनर्जी भी खुद निकाल रही है, ठीक है। चल भी वही सेल अपने आप ही चल रही है, चलने के लिए भी उसी के ऊपर पैर है, पैर मतलब सीलिया और ठीक है। कंट्रोल भी, न्यूक्लियस ही पूरा, ब्रेन ही न्यूक्लियस है, मतलब जब सेल ही पूरी लाइन हो गई तो ब्रेन ही पूरा। और अगर एक सेल 2 सेल में बढ़ती है तो वो ग्रोथ नहीं होती बॉडी की। एक सेल से कितने ऑर्गेनिज्म बन गए? वो 2 नए ऑर्गेनिज्म ही बन जाते हैं। और मान लो अगर उस सेल की डेथ हो जाए तो 2 ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। अगर सेल ग्रो कर रही है तो भी ऑर्गेनिज्म खत्म, 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए, पुराना वाला खत्म हो गया। और अगर सेल डेड हो गई तो भी ऑर्गेनिज्म खत्म। ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी ग्रोथ में और डेथ दोनों ही केसेस में खत्म हो जाती है। हम ये कहते हैं होल ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक होता है सेल का काम, एक होता है पूरे ऑर्गेनिज्म का काम, जिसमें उसको समझना भी है, ठीक है, ग्रो भी करना है, उसको एक्टिविटीज भी करनी है, चलना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, देखना भी है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द सेल। ये होते हैं बॉडी के काम,
ग्रुप ऑफ सेल के काम, वो एक सेल ही कर रही है, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हर काम बटा हुआ हो, हम काम के लिए वर्ड यूज करते हैं लेबर, हर वर्क वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्या वर्ड यूज करेंगे? लेबर। हर काम बटा हुआ है, डिवाइडेड है, ऐसी सेल में ग्रुप ऑफ सेल की जरूरत होती है, जहां एक सेल कुछ काम करे, एक सेल कुछ काम करे, एक सेल कुछ काम करे, एक सेल कुछ काम करे। ऐसी डिवीजन ऑफ सेल को, लेबर को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एक यूनिसेल्युलर में ऐसी केस नहीं मिलेगा, लेकिन एक मल्टीसेल्युलर में ये केस मिलेगा। तुम्हारे हिसाब से लाइफ किसकी ज्यादा होगी, यूनिसेल्युलर की मल्टीसेल्युलर? यूनिसेल्युलर में तो एक सेल खत्म, ऑर्गेनिज्म खत्म। मल्टीसेल्युलर में एक सेल खत्म हो गई तो ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रहेगा। तो मल्टी सेल्यूलर की लाइफ एवरेज ज्यादा है और यूनिसेल्यूलर की लाइफ एवरेज कम है। एफिशिएंट कौन होते हैं? एफिशिएंट मतलब काम कहाँ फास्ट होगा, जो मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जिसकी जिम्मेदारी पे एक काम है वो ढंग से करेगा, और जिसकी जिम्मेदारी पे सारे काम है वो गड़बड़ हो जाएंगे काम उसके। तो एफिशिएंट कौन हो जाएगा? यूनिसेल्यूलर कैसा रहेगा? लेस एफिशिएंट। अच्छा, एडवांस कौन सा होगा? अब अरेंज करेंगे। यूनिसेल्यूलर कैसे समझेंगे? एक सेल, ये डीएनए था, यूकैरियोट भी हो सकती है, प्रोकैरियोट भी हो सकती है। एक यूनिसेल्यूलर सेल की सेल पुरानी तरह की भी हो सकती है और नई तरह की भी हो सकती है। पर अगर मल्टी सेल्यूलर ग्रुप बन रहा है तो हर सेल को एफिशिएंट होना पड़ेगा, और हर सेल एफिशिएंट है, इसका मतलब वो सेल किस टाइप की होगी? एडवांस। मतलब कौन सी? ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल भी है, ये तो अकेली ही रहती है। और अगर एक यूकैरियोट सेल होती वो भी सिंगल सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। अगर ग्रुप बन रहा है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो रही हैं और एग्रीगेट होकर कोई रेस्पायर कर रही है, कोई ऑक्सीजन लाने का काम कर रही है, कोई फूड को ब्रेक करने का काम कर रहा है, कोई चलने का काम कर रहा है। इसमें तो चल भी खुद रही है, फूड भी खुद ले रही है, ब्रेक भी खुद कर रही है, सारे काम यही सेल कर रही है। यहाँ चलने के लिए अलग सेल, फूड डाइजेशन के लिए अलग सेल, ठीक है, फूड फॉर्मेशन के लिए अलग सेल, सारी सेल अलग अलग है। ऐसी सेल एक प्रोकैरियोट सेल ग्रुप नहीं बना सकती, क्योंकि इसके आसपास क्या है? सीरिया, और ये ऐसा केमिकल रिलीज करता है। कारण क्या है? एक प्रोकैरियोट सेल का ग्रुप क्यों नहीं बनता, क्यों ये फ्रेंड नहीं बना पाता? क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल जब ग्रो करती है तो अपने बाहर कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिससे दूसरी बैक्टीरियल सेल या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उसके पास नहीं आ सकता। ऐसा क्यों करती है? अगर बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया आ गया तो पहले वो कहाँ जाएगा? अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिससे कि कोई दूसरी तरह का बैक्टीरिया, खुद की तरह का भी बैक्टीरिया उसके आसपास ना आ सके, मर जाए। तो फिर ये सेल हमेशा कैसे रहेगा? हम पॉइजन तो नहीं कह सकते, बट पॉइजन सॉर्ट ऑफ होता है। जो हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, एंटीबायोटिक पता है तुम्हें? बॉडी में जर्म्स को खत्म करने के लिए हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक। हम बहुत समझदारी से निकालते हैं एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया है, ये अपने बाहर ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जिससे दूसरा बैक्टीरिया और फंजाई इसके पास ना आ सके। तभी तो क्या नहीं बनता? ग्रुप नहीं बनता इसका, ये हमेशा अकेला ही सेल रहता है। और प्रोकैरियोट इसीलिए कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। हम उस केमिकल को निकाल लेते हैं, वो केमिकल से ये बैक्टीरिया तो नहीं मर सकता, पर दूसरी बैक्टीरिया यही तो करते हैं। दीज आर एंटीबायोटिक्स। और मान लो बॉडी में यही बैक्टीरिया था जिसका हमने केमिकल निकाला, वो नहीं मरेगा। ये अपने आसपास कैसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे दूसरी बैक्टीरिया, दूसरी फंगस ग्रो ना करे। अपने आसपास ऐसा माहौल रखता है कि इससे कोई जुड़ नहीं सकता। हम उसी केमिकल को निकाल के बैक्टीरिया, फंगस कुछ तो मरेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं केमिकल्स को निकालते हैं हम, जो बैक्टीरिया रिलीज करता है। वो तो रिलीज कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, हम उसको निकाल लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तभी उनके लिए वर्ड है एंटीबायोटिक्स। लिविंग वर्ल्ड से निकाली हुई चीजें जो लिविंग वर्ल्ड को ही मारती हैं। नाम समझ आ गया? समझ आ गया कैसे मिलती है एंटीबायोटिक्स? ठीक है। इसीलिए प्रोकैरियोट हमेशा सिंगल रहता है, ठीक है।
यूकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा केमिकल रिलीज नहीं होता। दे कैन लिव सिंगली, दे कैन ऑल्सो एग्रीगेट। और जब ग्रुप बनता है तो जो सेल बाहर होती है उसका काम होता है हवा, पानी, खाने का अरेंज करना, ठीक है, और ऐसा माहौल रखना कि डैमेज ना हो। जो सेल अंदर होती है उस सेल को खाना पचाना, सांस का इस्तेमाल करना, ये सारे काम समझ गए। तो प्रोकैरियोट विल ऑलवेज बी फाउंड इन अ सिंगल स्टेट, बट अ यूकैरियोट सेल कैन अकर सिंगली, इट कैन ऑल्सो अकर इन। रीजन समझ आ गई अब क्यों? सबसे पहले पॉइंट में डिफरेंस में हम डिफाइन लिखते हैं, मतलब कि ये जो हमने वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कितनी सेल मिलती है? केवल एक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर बहुत सारी सेल इकट्ठे ग्रुप में मिलती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट organisms made up of only one cell are called multicellular organisms. Organisms having many cells in their body इसमें तो एक ही सेल सारे काम कर रही है, वर्क डिवाइडेड नहीं है। वर्क को हम क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। लाइन समझ आ गई है? मतलब द वर्क इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। 2, 4, 5 ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलते हैं जिनमें इकट्ठी तो हो गई पर लेबर डिवाइड हो गई। जैसे एक हॉस्टल का रूम, उसमें बच्चे तो इकट्ठे रहते हैं लेकिन आपस में अपना काम बटा हुआ नहीं है। ज्यादातर मल्टीसेल्युलर में वर्क डिवाइडेड होता है, द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म करना। बात समझ आ गई? अब जब मैं इस पॉइंट को लिखूंगी, इसमें तो दोनों बातें आएंगी और इसमें एक ही बात आएगी। अब दोनों बातें लिखते टाइम मैं ब्रैकेट में ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखूंगी जिसमें वर्क डिवाइडेड नहीं है और ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जिसमें वर्क डिवाइडेड है। आपका पॉइंट इतना लिखा हो प्रॉपर, ज्यादा नहीं लिखना डिटेल। जैसे मैं ये भी लिख सकती थी कि डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर, फॉर एग्जांपल दिस ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ वर्क, नहीं, ब्रैकेट में नाम लिख दिया मैंने, एक वर्ड लिखा मैंने, पूरी लाइन नहीं लिखी और उससे मेरा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ आ गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, division of labor. Division of labor is absent. ये एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम मतलब जो साइंस ने एक नाम दे रखा होता है सबको। जैसे अब तुम बंदर को बंदर कहते हो, अंग्रेज थोड़ी बंदर कहते हैं,
अंग्रेज क्या कहते हैं, ठीक है। एक अंग्रेज वो जो मंकी कहते हैं, एक वो जो मोंकी कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को समझ आ जाता है। किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे, किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। अब वो आप जब रीजन चेंज करोगे तो आपको वर्ड का मतलब नहीं समझ आएगा। तो साइंस हर एक चीज का एक नाम ऐसा लिखता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है, उसको कहते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। जितनी भी इंग्लिश मूवीज बनती है साइंस फिक्शन पे, वो कभी ह्यूमन बींग वर्ड यूज नहीं करते, वो हमेशा वर्ड कौन सा यूज करते हैं, होमोसेपियंस। ये भी एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम में जब फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है। ये स्पॉन्जेस हमारे जाके स्पॉन्जेस। अब देखो इस वाले पॉइंट में कहीं भी मेरा कोई गैप नहीं है। मैंने ये भी लिख दिया भाई ज्यादातर तो है, पहले तो वो बताऊंगी जो ज्यादा केसेस में है। कुछ केसेस लिखा ना मैंने, फ्यू, यहीं से क्लियर हो गया कि कुछ में ही नहीं है, सिर्फ उनमें तो नाम लिख दी मैंने। समझ आ गया? लाइन ज्यादा नहीं बनी, पॉइंट उतना ही बना, लेकिन आंसर मेरा कंप्लीट है। मैं ये नाम नहीं लिखती तो कमी रह जाती, मैं ये पूरा पॉइंट नहीं लिखती, टिक तब भी करती टीचर, लेकिन ऐसा आंसर दिखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होती है आंसर लिखने वाले को भी और चेक करने को। समझते? These organisms have a shorter lifespan as organisms die with the death of cell, death of a single cell. Point number 3, these organisms have a longer life as they do not die with the death of one or two cells. A unicellular organism may be prokaryotic, may have a prokaryotic cell or eukaryotic cell, but a multicellular will always have a eukaryotic cell. एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स कोई दो चार नाम खुद ही लिखो, ट्रीज लिखो, अंडरलाइन कौन कौन से वर्ड को करेंगे देखिए। दे हैव वन सेल, दे हैव मेनी सेल, division of labor is absent, can be prokaryotic or eukaryotic, and they are always